Bismillahirrahmanirrahim. Next topic of discussion is related to burn injuries. So, what is burn? Burn ये होता है कि जब बॉडी का टिश्यू एक्सपोज्ड हो टुवर्ड्स हीट. अब हीट थर्मल हीट या केमिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जब बॉडी का कांटेक्ट होगा ड्यू टू थर्मल केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल से जो हीट आ रही है उससे जो एक्सपोयर होगा टिश्यू का, तो दैट विल रिजल्ट इनटू बर्न. ओके, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बर्न एंड इसमें जो है वो थर्मल बर्न्स होती है. थर्मल बर्न्स में हॉट जैसे फ्लेम्स हो गए. ओके, तो उसकी वजह से जो है वो जो बर्न होगा वो थर्मल बर्न होगा. एंड अदर इज फ्रॉस्ट बाइट, जो कोल्ड एक्सपोयर की वजह से हो रहा होता है. और अदर इज इलेक्ट्रिकल बर्न्स, दैट इज अ severe burn. और other is in chemical burns. So these electrical and chemical burns, these are emergency situations, and other is radiation burn. Okay, so what is the pathology of the burn? Pathology of burn ये होता है कि first will be hyperemia. Hyperemia में क्या होगा कि ये जो आउटर टिश्यू लेयर है वहां पे क्या होगी, रेडनेस होगी. रेडनेस, एरिथीमा, मीन दैट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा. तो अगर अब जब ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, अगर यहाँ पे एक तो क्या होगा, कंटेमिनेशन इंक्रीज हो जाएगी स्किन के लेवल पे, क्योंकि स्किन की जो एपिडर्मिस है वो एक्सपोज्ड होगी. तो क्या होगी, कंटेमिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, बैक्टीरियल एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, और दूसरा जो है वो वहाँ पे फ्लूइड लॉस भी होगा. ठीक है, और जब ये कंटेमिनेशन और बैक्टीरियल इन्वेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, सेप्सिस भी हो सकती है. सेप्सिस मीन दैट बैक्टीरिया कैन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, तो दैट इज severe condition, severe inflammatory condition, that is sepsis. Okay, तो zone of hyperemia हो गया. then zone of stasis होती है. zone of stasis में ही होती है कि इसमें जो कैपिलरी डैमेज होता है, कैपिलरी डैमेज इंक्रीज हो जाता है. और इसके अलावा फ्लूइड लॉस भी इंक्रीज हो जाता है. फ्लूइड लॉस इंक्रीज होगा और जो है वो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो है वो जो टिश्यू है वो इस्कीमिया की तरफ ज्यादा जाएगा. एंड अदर इज जोन ऑफ कोएगुलेशन. जोन ऑफ कोएगुलेशन में ये होता है कि ये इरिवर्सिबल जोन होता है और इसमें जो है वो मैक्सिमम डैमेज होता है. ओके, तो ओवरऑल क्या होगी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होगी इसके इसमें. ओके, तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न. ओके, तो नेक्स्ट जो है वो लोकल इफेक्ट्स क्या होंगे. लोकल इफेक्ट अगर लिम्ब के लेवल पे बर्न हुआ, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बर्न एट दैट लेवल. सो क्या होगा कि एक तो फर्स्ट इज कि उस एरिया में क्या बन सकते हैं. देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन, तो एरिथीमा, और मीन दैट ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उस एरिया में. ओके, तो इसके अलावा फ्लूइड लॉस भी होगा. फ्लूइड लॉस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है डेप्थ ऑफ, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ बर्न क्या है, उस बेस के ऊपर इफेक्ट कर रहा, डिपेंड कर रहा होता है. ओके, अगर डीपर इंजरी है तब जो है वो जब हीलिंग होगी तो वो एस्कार फॉर्मेशन करेगी. अच्छा, तो ओवरऑल लोकल इफेक्ट पे एक तो क्या होगा, डिपेंड कर रहा होगा कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एंड एक्सपोजर ऑफ द बर्न. तो उस हिसाब से क्या होगी, इधर देखेंगे कि एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस इन्वॉल्व है, तब जो है वो उस हिसाब से जो है वो फ्लूइड लॉस भी देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टोटल सरफेस एक्सपोज परसेंटेज. ओके, तो ये होगा कि देन रीजनल इफेक्ट में क्या होगा
रीजनल इफेक्ट में फर्स्ट इज गोइंग टू डिस्कस द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या होगा कि एक तो अब साल के तौर पे अगर लिम्फ इफेक्ट हुआ है तो वहां पे क्या होगा, सिवियर एडिमा होगा, जो वेसल्स हैं उसकी क्या होगी, कंप्रेशन होगी, वीनस सिस्टम की कंप्रेशन होगी। तो वो क्या होगा, दैट कैन लीड टू मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, दैट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर वी हैव टू डू द फेशियोटॉमी। अगर नहीं करेंगे तो फिर एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है। ओके, तो अदर इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। So respiratory system is major major part in this case। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये होता है कि जैसे कोई हॉट गैस है तो वो क्या करती है, यूजली अपर पार्ट ऑफ द एयरवे लाइक दैट नोज टंग एंड लैरिंग्स को इन्वॉल्व करती है। और जो है वो अगर वहां पे स्वेलिंग होगी तो वो क्या होगी, देयर कैन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है उस केस में। अच्छा, अगर स्टीम है, अगर स्टीम है तो वो लोअर एयरवे को इन्वॉल्व करेगी और वो नमूनाइटिस करवा सकती है। और जो है वो जिससे मीन दैट इट कैन लीड टू आरडीएस, रिस्पिरेट एआरडीएस, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करवा सकती है। अच्छा, तो दूसरा ये होता है कि जब बर्न होती है तो ऑक्सीजन का एक्सपोजर जो है वो कम होता है, उस केस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड 280 टाइम्स जो है वो बाइंड करती है ऑक्सीजन के सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ। और इस तरह जो है इसका सीरम ब्लड में जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, इवन मीन दैट, ठीक है। तो वो ज्यादा होगी 10% जो है वो लेवल ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होगा वो 10% हो तो वो डेंजरस होता है, ठीक है। अगर 60% इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा, डेथ कॉज कर सकती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड इफ देयर इज 60% है तो उसका लेवल, तो दैट कैन लीड टू डेथ। ओके, तो इसके अलावा जैसे कोई फ्यूम्स होते हैं या सूट होता है जैसे ब्लैक पार्टिकल्स, तो वो अगर इनहेल्ड हो जाएं तो वो इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं लोअर रिस्पिरेटरी लेवल के ऊपर। तो वो मीन दैट पल्मोनरी एडिमा करवा सकते हैं। फर्दर जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा और जो है वो एक लेबर्ड कंडीशन होगी, लेबर्ड ब्रीथिंग होगी। और ये चीजें जो है वो बर्न में हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन the exposure of the patient to the burn area uh, and time duration as well। So जो सिस्टेमिक इफेक्ट हैं वो कौन से आते हैं? सिस्टेमिक इफेक्ट ये है कि सर्कुलेशन, सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सर्कुलेशन में जो है ये एक फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है। फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया हो सकता है। सो दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, दिस इज अ शॉक टाइप। तो यहाँ पे रिससिटेशन जो है वो लाजमी करनी होती है। वी कैन गिव रिंगर लैक्टेट एंड हार्टमैन सॉल्यूशन एज वेल, और क्रिस्टलॉइड्स भी देते हैं, लेकिन आफ्टर 24 आवर क्रिस्टलॉइड्स आर गिवन। ओके, फर्स्ट वी मैनेज बाय दिस टू solution, ringer lactate and Hartmann solution। ओके, तो इसके अलावा अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया तो वो शॉक में पेशेंट जा सकता है एंड जस्ट कैन लीड टू द डेथ एज वेल। एंड जीआईटी में अगर इन्वॉल्व है तो उस एरिया में क्या होगा, देयर विल बी जीआईटी की एक तो मोर्टेलिटी कम होगी, मोर्टेलिटी विल बी रिड्यूस। सो एंड अब्जॉर्प्शन, these two factors will affect the gut। तो एक तो क्या होगा, मॉल अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। सो इन मैनेजमेंट, इसलिए मैनेजमेंट में क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे डेक्सट्रोज आफ्टर रिससिटेशन एंड इनिशियल मैनेजमेंट के बाद, यानी कि मेंटेनेंस डोज जब दे रहे होंगे तब जो है वो डेक्सट्रोज इन्फ्यूज करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा अगर स्टोमिक इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे जो है वो अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, और इसके अलावा सेप्सिस हो सकती है।
तो इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है इस केस के अंदर, बर्न के अंदर। तो बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो है वो डेक्सट्रोज या मीन दैट पारेंटरल न्यूट्रिशन जो है वो मेंटेन करते हैं बर्न के पेशेंट में। एंड रीनल, अब हाइपोवोलीमिया जब फ्लूइड लॉस होता है तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, so that will initiate the renal system, like the renin will release, and renin and other hormone aldosterone, so it will compensate। ठीक है, तो ये डिकम्पनसेशन कर रहे होंगे, कंपनसेशन हो रही होगी, सॉरी कंपनसेशन होगी, इन दैट renin will help out। तो इससे क्या होगा कि एक जब कंपनसेशन नहीं होगी, ठीक है, अगर ये सिस्टम भी फेल आउट हो गया तो वो कंडीशन जो है वो रीनल फेलियर की तरफ जाती है। और दूसरा, प्रोटीन लॉस ज्यादा हो रहा होता है बर्न में, ठीक है, तो वो मायोग्लोबिन यूरिया भी होगा, यूरिन में प्रोटीन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो लोकल इफेक्ट जो है वो, अगर लिम्ब इन्वॉल्व है तो वो फिर एक हीलिंग होती है, हीलिंग प्रोसेस होता है, और देयर कैन बी द scar formation, there can be contracture of the skin as well, if contracture in the hand area। ओके, तो वो क्या होगा, मोबिलिटी को जो है वो कम कर देगा, एक ग्रिपिंग फैक्टर को कम करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रामा भी है। ओके, तो ये थी इसका एक जनरल इफेक्ट, मीन द लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यूजुअली होती है, डिपेंड कर रही होती है, अ, एक तो प्राइमरी बर्न होता है, ठीक है, एंड अदर इज सेकेंडरी बर्न। ओके, तो ये हो गया। देन अदर इज डिपेंड अपॉन द मीन दैट के टाइप्स ऑफ बर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मीन दैट किस चीज से जो बर्न होता है। इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन है, लाइक दैट थर्मल बर्न है, रेडिएशनल है, इलेक्ट्रिकल बर्न है, तो इस पे भी क्लासिफिकेशन है। और डेप्थ ऑफ बर्न पे जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और हम वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस केस में होता है कि स्किन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एन एपिडर्मिस, एंड अदर इज डर्मिस एरिया, ठीक है, और अदर इज हाइपोडर्मिस जिसमें फैट कंटेंट होता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है। ओके, तो मसल का पार्ट भी होता है। तो ये हो गया स्किन एरिया, दैट इज। तो अब जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है, एक तो सुपरफिशियल बर्न होती है। सुपरफिशियल बर्न is further divided into superficial partial thickness burn and deep partial thickness burn, and other is जो डर्मिस को इफेक्ट करेगा और वो होता है फुल थिकनेस बर्न। मीन दैट फुल थिकनेस बर्न में तो ऑल लेयर्स इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो अदर टाइप इज फुल थिकनेस बर्न। अच्छा, इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन है, की गई है। और इसमें ये होता है कि जो सुपरफिशियल बर्न है, उसमें एक तो ड्राईनेस होगी और एरिथीमा होगा। और जब नीडल के जरिए उस एरिया में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ब्लैंचिंग होगी, और वो जो नीडल जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पेनफुल सिचुएशन होगी, तो पेन होगा फैक्टर इसमें। ओके, तो ये फैक्टर आ गया सुपरफिशियल बर्न में। और सुपरफिशियल जो पार्शियल थिकनेस बर्न है, अच्छा, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या होगा, एरिया जो है मोइस्ट होगा, मीन दैट देयर विल बी द फ्लूइड लॉस एज वेल, एंड रेडनेस होगी उस एरिया के अंदर। यू कैन सी दैट हियर इज द रेडनेस एज वेल प्रेजेंट हियर, ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी है, और जो है ये पेन सेंसेशन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ क्या था, एरिथीमा था। सुपरफिशियल बर्न में क्या होगा, सिर्फ एरिथीमा होगा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। अच्छा, जो डीप है, डीप में क्या है कि अ, इस केस के अंदर अ, एक तो ब्लैंचिंग जो है वो कम हो जाएगी, ब्लैंचिंग कम हो जाएगी, और पेन सेंसेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है वो डीप पार्शियल थिकनेस में होता है कि
पेन होगी लेकिन कम होगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, और मीन दैट पेन का जो ग्रेड होता है वो कम होगा। अच्छा, और इसके अलावा अब जो सुपरफिशियल और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में जो डर्मिस होती है, हाँ, ये जो डर्मिस एरिया ये वाला, इसमें फर्स्ट इज पेपलरी लेयर होती है, एंड अदर इज फर्स्ट इज पेपलरी लेयर एंड अदर इज रेटिकुलर लेयर। जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है वहां पे जो बर्न होगा वो रेटिकुलर लेवल पे होगा। ठीक है, वो रेटिकुलर जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है वहाँ जो बर्न इन्वॉल्व होगा, उसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी और डर्मिस इन्वॉल्व होगी, डर्मिस की पेपिलरी लेयर तक इन्वॉल्वमेंट होगी। और जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है उसमें जो है वो रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्वमेंट होगी, एपिडर्मिस डर्मिस की रेटिकुलर लेयर तक जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी डीप पार्शियल थिकनेस में। गॉट इट। एंड अदर इज, आप देख भी सकते हैं ये, तो ये हो गया। एंड अदर इज फुल थिकनेस burn. Full thickness burn में you can see that here is hypodermis area is involved, muscle is involved, okay, fat is involved। तो full thickness burn में ये फैक्टर होंगे। उसमें लेदरी टेक्सचर आ जाता है, स्किन का लेदरी टेक्सचर होगा, हार्ड होगा, और ये हो गया। और ब्लैक कलर होगा, स्किन का कलर ब्लैक हो जाएगा, और जो है वो पेन सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगी। ठीक है, जब प्रिक करेंगे, नीडल प्रिक करेंगे तो पेन फील नहीं होगा पेशेंट को। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉरी बर्न्स। तो इसी हिसाब से ही जो है वो डिग्री ऑफ द बर्न जो है वो क्लासिफाई की गई है। ओके, तो डिग्री ऑफ बर्न में क्या है कि फर्स्ट इज द नॉर्म, ये है हेल्दी टिश्यू। 4 डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ओनली सुपरफिशियल लेयर इज इन्वॉल्व, ओनली यू कैन सी दैट हियर इज अ रेडनेस। ओके, हियर इज रेडनेस ओनली, ओनली एपिडर्मिस की जो सुपरफिशियल लेयर है वो इन्वॉल्व है। जब ये सेकंड डिग्री में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, और ये पेनफुल सिचुएशन होगी, ये भी पेनफुल होगा, लेकिन ये भी वेरी पेनफुल होगा। रेडनेस है यहाँ पे, मुइस्टनेस होगी, और ये डीपर इंजरी है यहाँ होगी। एंड अदर इज थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या है कि यू कैन सी दैट स्किन कलर इज गोइंग टू चेंज, और इसमें क्या होता है कि यूजली ऑल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है और फुल थिकनेस बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न एंड फुल थिकनेस बर्न जो है वो इन्वॉल्व होता है इस केस के अंदर। और जो है वो जो 4 डिग्री होती है उसमें यू कैन सी देयर इज अ ब्लैक स्किन कलर, यहाँ पे लेस ब्लैक है, और यहाँ पे जो क्या होगा, 4 डिग्री में मसल और बोन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, मसल और बोन इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो लेदरी स्किन टेक्सचर होगा, और इस एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशंस होंगी। ओके, तो ये थी इस तरह डिग्री ऑफ बर्न होती है। ओके, तो ये हो गई डिग्री ऑफ बर्न। देन फर्दर जो है ये डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है और सेम ही है, तो हम देखेंगे वो कलर, ब्लैंचिंग, ब्लिस्टर फॉर्मेशन एंड सेंसेशन, पेन। ओके, तो अदर जो सेंसे जो सुपरफिशियल बर्न होता है उसमें क्या होगा, कलर क्या होगा, रेड होगा, एरिथीमा होगा, और ब्लैंचिंग भी होगी। ठीक है, ब्लैंचिंग भी प्रेजेंट होगी, और सेंसेशन जो है वो भी इंटैक्ट होती है और पेनफुल होगा। ओके, जब ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है तो उस केस के अंदर एरिया जो है वो यूजली रेड होता है, और इसके अलावा और जो पेन सेंसेशन हो गए या दूसरी जो सेंसेशन हैं वो इंटैक्ट होंगी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी दिखाई थी आपको वो भी होंगी। ओके, और इसके अलावा जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है उस केस के अंदर ब्लैंचिंग जो है वो कम हो जाती है, और सेंसेशंस भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो फोर्थ फुल थिकनेस बर्न है उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है, और ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी नहीं होती। ठीक है, और जो है वो लेदरी टेक्सचर्स होता है। ठीक है, डीप पार्शियल में जो है स्किन कलर क्या होगा, चेरी रेड होगा। सो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम इसका करते हैं कि
मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे कि इसकी कि इंजरी जो बर्न की वजह से हुई है वो ऑन गोइंग है, तो वो कौन से हैं कि वो डिपेंड कर देखेंगे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो बॉडी वो हुई है एक्सपोज हुई है टू बर्न, उसकी परसेंटेज क्या है। ओके, इज देयर प्रेजेंस ऑफ एनी इनहेलेशनल इंजरी मौजूद है, वो डिटरमाइन करेगी। एंड डेप्थ ऑफ बर्न, involvement of any respiratory tract, there any circumferential burn mean that whole like that is if this is a limb and this is in a जैसे हम circumference लेते हैं तो वो एक is there any presence of circumferential burn and patient age क्या है, अंडर 2 years बच्चा है या ओल्ड है। तो ये ही क्राइटेरियाज हैं जो रेफरल क्राइटेरिया बनते हैं। तो ये हो गया सिस्टम। नेक्स्ट इज जो रेफरल क्राइटेरिया है बर्न का, उसमें क्या है कि हम देखें कि इज देयर एनी व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ बर्न। तो डेप्थ ऑफ बर्न की अगर फुल थिकनेस बर्न है जिसमें ऑल लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और बोन तक मसल तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके अलावा अगर जो परसेंटेज है टीबी टोटल बॉडी सरफेस एरिया उसकी परसेंटेज 10% से ज्यादा है, ठीक है, तब भी जो है वो रेफरल क्राइटेरिया होगा। ठीक है, और इसके अलावा जब कोई बच्चा है और वो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, या कोई बूढ़ा है, तो वो भी एक कंसीडर करते हैं उसको भी रेफरल क्राइटेरिया। और इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेस हैंड feet and genitalial organs, these are important and these are social, this can lead to social dilemma as well। ओके, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। एंड इज देयर एनी प्रेजेंट ऑफ सर्कमफ्रेंशियल बर्न, तो सर्कमफ्रेंशियल बर्न होगा तो मीन दैट दिस कैन लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम, क्योंकि वो सारे लिम्ब की पूरी एक सर्कुलर फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट होगी और दिस कंपार्टमेंट सिंड्रोम करवा सकती है। एंड दिस if there is involvement of compartment syndrome then it can lead to the limb amputation as well, so this is referral criteria। okay, तो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि असेसमेंट किस तरह कर रहे होते हैं परसेंटेज ऑफ बर्न की, और इसके अलावा प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ये होता है कि आपने जो पर्सन है उस जो बर्न के एरिया में जो है, तो उसको बर्न से एक्सपोज है उससे क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, उसको एक सेफ प्लेस में लाना है पेशेंट को, और उसके बाद आपने एक कूलिंग एक्सपोजर देना है। ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो, लाइक दैट वाटर एज वेल, तो वो देते प्रोवाइड करते हैं, या फिर लाइक वी कैन यूज आइस एज वेल। तो ये हो गया, तो हमने कूलिंग करनी है उसकी एरिया की। ओके, जो लिम्ब है जो जिस लिम्ब की बर्न हुई है उसको हम एलिवेट कर देते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड मीन दैट सर्कुलेशन एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए। ठीक है, और जो है इसमें जो है वो मीन दैट ओवरऑल जो है वो ATLS गाइडलाइन को फॉलो अप करना है। इस केस के अंदर प्राइमरी सर्वे जो होता है उसको फॉलो अप करना है। हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि असेसमेंट किस तरह कर रहे होते हैं। असेसमेंट एक तो पॉल्मर मेथड होता है। पॉल्मर मेथड में ये है कि जो हमारी palms हैं, palms होगी, और जो फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं 1% एरिया को। तो हमने जो है वो एक लाइक दैट शीट लेनी है इस एरिया के हिसाब से, पाम और फिंगर्स के एरिया जितने ही लेनी है, और जो है वो उसको जहाँ जिस एरिया पे बर्न हुआ है उस एरिया पे उसको रख के जो है वो कैलकुलेट करते जाना है। इस हिसाब से परसेंटेज जो है वो अ, मिल जाएगी। और अदर होता है कि जो रूल ऑफ 9 है, वेलस रूल ऑफ 9, जो वेलस रूल ऑफ 9 है उसमें क्या आ रहा है, उसमें ये होता है कि जो हेड और नेक है, यहाँ पे इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों शो आउट किए गए हैं। हेड और नेक, जब नेक का जो
एरिया है ये वाला नहीं, ये 9% होते हैं, ठीक है, ये 9% होगा। और जो दोनों लिम्ब है ये वाला और ये वाला, इसमें जो है वो 9% होते हैं ईच। जो ये जो है 9% होगा, ये लिम्ब राइट एंड लेफ्ट, यानी कि ईच लिम्ब की टोटल परसेंटेज कितनी बन जाएगी, 18% बन जाएगी, ठीक है। एक ये क्योंकि ये इंटीरियर और पोस्टीरियर जो व्यू दिखाया गया उस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसकी जो ईच इंटीरियर साइड है 4.5% है, और इसके अलावा दूसरे लिम्ब की भी इंटीरियर जो साइड है 4.5 है, तो टोटल 9% होगा। ईच लिम्ब जो है वो क्या होगा, इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली विल बी 18%। तो 18% हो गया। जो इंटायर ट्रंक है, ट्रंक एरिया जिसमें ट्रंक आ जाती है, अब्डोमिनल एरिया आ जाता है, तो वो क्या होगा, 36% होगा, ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियरली दोनों को मिला के। जो जेनिटेलियर रीजन है वो 1% होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास आती हैं दोनों लेग्स, इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ये होती हैं 36%, ठीक है, 9% ईच लिम्ब इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। तो ये है रूल ऑफ 9, दिस इज एन इम्पोर्टेंट यूक्यू। तो इस हिसाब से जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो उसकी परसेंटेज निकालनी है। एंड अदर इज रूल इज लुंड लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। लुंड एंड ब्राउडर चार्ट में ये होता है कि जो ए वाला करेक्टर है, जो ए पार्ट है, जो इसमें हेड एरिया आ रहा है, तो इस इसमें जो है वो सेवेरिटी ऑफ बर्न के हिसाब से जो है वो क्लासिफाई किया गया है। बी में क्या होगा कि परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द बर्न। अगर बी में होगा, थाई वाला एरिया होगा, ठीक है। ए में हेड, बी में जो है वो थाई एरिया, और सी में जो है वो लेग्स इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें जो है वो परसेंटेज के हिसाब से जो है ये उन्होंने चार्ट दिया हुआ है। और एज के हिसाब से 1, 5, 10 एंड 15 और एडल्ट। तो इस तरह जो है इसको कैल जो पेशेंट की एज क्या है और फिर वो जो है वो इन एरिया कौन सा इन्वॉल्व है, तो इस हिसाब से जो है चार्ट को फॉलो अप करके जो परसेंटेज निकाल सकते हैं। दिस इज एन मोस्ट एक्यूरेट चार्ट। अच्छा, जो असेसमेंट कर रहे होते हैं डेप्थ ऑफ बर्न के हिसाब से, तो वो कौन सी है, वो देखते हैं। उसमें जो है आ रही है ये असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ बर्न। उसमें जो स्केल्स होता है, स्केल जो होते हैं कि जैसे कोई डेली यूजेज में जो है वो जैसे टी गिर गई और या हॉट वाटर जो है वो गिरा बॉडी के जिनके स्किन एरिया के ऊपर, तो तब क्या होगा, यूजुअली जो स्कैर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पार्शियल थिकनेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और पार्शियल थिकनेस, दिस इज एन एमसीक्यू पॉइंट। जो फैट बर्न्स होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे घी वगैरह हो गया उसकी वजह से जो गिरेंगे, तो वो डीप बर्न्स प्रोड्यूस करते हैं। जो फ्लेम हो गए वो मिक्स्ड बर्न प्रोड्यूस करते हैं। जो अल्कली है वो फुल थिकनेस बर्न, अल्कली जो है वो ऑफन फुल थिकनेस बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न जो है वो फुल थिकनेस बर्न करवा रहे होते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू। जो एसिड बर्न, जो एसिड की वजह से बर्न होगा, अगर एसिड की वीक एसिड है तो तब क्या होगा, सुपरफिशियल बर्न होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो तब क्या होगा, डीप बर्न होगा, ठीक है। तो दिस चार्ट इज आर इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। और नेक्स्ट चीज, जो प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वो किस तरह करते हैं। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनेजमेंट। ओके, तो एयरवे मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, फर्स्ट दैट इज अ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो एयरवे की जो क्लासिफिकेशन है, फेजेस हैं। फेज 1 में क्या हो रहा होता है कि पल्मोनरी इनसफिशिएंसी होगी, अ, यानी कि डिस्पनिया होगा, पेशेंट को डिस्पनिया फील आउट करेगा। और फेज 2 में क्या होगा कि रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो है वो न्यूमोनाइटिस हो जाती है। मीन दैट लोअर रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, लोअर रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो दैट इज लीडिंग टू द ARDS। एंड फेज 3 में क्या होगा, ब्रोंकोनमोनिया, और जिसमें जो है वो सेप्सिस कंडीशन आ जाएगी और
इधर सवेयर केस होगा फेज 3 के अंदर। तो हमने करना क्या है कि एयरवे को किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं उस केस के अंदर। एयरवे के लिए जो है फर्स्ट इज वी आर यूजिंग ईटीटी ट्यूब। ओके, इंट्यूबेशन करेंगे ईटीटी ट्यूब के जरिए। और फर्स्ट वी विल सी द नोज एरिया एंड और हम देखेंगे माउथ को देखेंगे। और इसके अलावा विद माउथ और नोज की एग्जामिनेशन करेंगे। देन जो है इज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लेरेंजियल एडिमा नहीं हुआ, मेजर है कि लेरेंजियल एडिमा नहीं हुआ ड्यू टू स्वेलिंग, तो हमने क्या करना है, ईटीटी ट्यूब पास आउट कर देनी है। अगर लेरेंजियल एडिमा हो गया, यूजली 4 to 28 आवर्स में हो जाता है। तो नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो तब हमने फर्स्ट वी रिड्यूस दैट स्वेलिंग, देन ईटीटी ट्यूब इज गिवन। तो हम उस दौरान जो है वो लेरेंजियल एडीमा केस के अंदर जो है वो क्रिकोथायरॉयडोटोमी कर रहे होते हैं। क्रिकोथायरॉयडोटोमी जो क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन होती है, वहां पे हम जो है वो होल्ड करते हैं और ट्यूब पास कर रहे होते हैं। इस तरह जो है एयरवे मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो डीपली इसको देखते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हमने क्या करनी है, एटीएलएस गाइडलाइन फॉलो करनी है जिसमें प्राइमरी सर्वे है। ठीक है, प्राइमरी सर्वे में क्या कर रहे होते हैं, CABCD को फॉलो कर रहे होते हैं। एयरवे इंश्योर करना है। ठीक है, एयरवे जो है वो मीन दैट इंटैक्ट है कि नहीं है। और ब्रीथिंग की कैसी जा रही है पेशेंट की, कैन पेशेंट कैन ब्रीथ, अगर नहीं कर सकता तो असिस्टेड ब्रीथिंग देंगे। सर्कुलेशन देखेंगे कि मीन दैट बीपी वाइटल पल्स देखेंगे। और जो है वो उस हिसाब से जो है वो, अगर हेमोडायनेमिक अनस्टेबल है तो हम रिससिटेशन कर रहे होते हैं। और फिर जो है वो एक्सपोजर करते हैं और बर्न एरिया को। ओके, देन जो है वो क्या करना है कि वूंड की केयर किस तरह कर रहे होते हैं। वूंड की केयर कर रहे होते हैं कि कूल टेम्परेचर देना है। और इसके अलावा ब्लिस्टर जो है बने हैं उसको पॉप आउट नहीं करना। और जो है वो स्टीराइल मैयर देने हैं, उसको कवर करना है। जो ड्रेसिंग देंगे, ठीक ड्रेसिंग करेंगे उस यानी कि स्टीराइल ड्रेसिंग करेंगे। ओके, तो वूंड केयर करेंगे फर्स्ट, देन जो है वो रिससिटेशन करते हैं। रिंगर लैक्टेट देंगे या हार्टमैन सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, जो पार्कलैंड फार्मूले के हिसाब से ही हम उस मैनेजमेंट करेंगे। और देन पेन पेन मैनेजमेंट के लिए एनएसएड्स देंगे। और इसके अलावा ड्रेसिंग करेंगे। ओके, तो ये हो गई इनिशियल मैनेजमेंट इस केस के अंदर। ओके।